गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम यूनिट 4 या इकाई 4 में फसल चक्र के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे कि क्रॉप रोटेशन होता क्या है। फसलों की वृद्धि और विकास और उत्पादन के लिए आज अति आवश्यक हो गया है कि हर किसान को फसल चक्र को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये फसल चक्र उत्पादन तो बनाता ही है, साथ ही साथ ये भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करता है, बनाए हुए रखता है। तो भूमि की अगर उर्वरा शक्ति को अगर हम क्षीण होने से बचाना है तो कहीं ना कहीं ये फसल चक्र को हर किसान को अपनाना आवश्यक है। तो इसके बारे में जानेंगे कि फसल चक्र होता क्या है, फसल चक्र की आज परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फसल चक्र एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल पर फसलों को इस प्रकार से हेर फेर करके बोना ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो और किसानों को अधिकतम लाभ हो। तो इसमें कहा गया है कि एक निश्चित समय मतलब जैसे खरीफ, रबी, जायद, ये 3 मौसम होता है फसलों को उगाने का। तो किसी भी एक मौसम में एक निश्चित समय और निश्चित क्षेत्र, उसी फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, उसमें जो फसलों को हेर फेर करके बदल करके हमको क्या करना, उन फसलों को उगाना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है, जिसमें उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं होता है और किसानों को अधिकतम लाभ होता है। इसको उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, जैसे धान, गेहूं। धान के बाद क्या, गेहूं लेंगे, दूसरा फसल। तो धान लिए हैं, दूसरा गेहूं लिए हैं, जिसमें उसके बाद मूंगफली, गेहूं, चरी, ये भी आपकी एक वर्षीय ही है। एक वर्षीय, जिसमें मूंगफली लिए पहले, गेहूं लिए, उसके बाद ये चारे की फसल है। तो 3 फसल आप ले सकते हो एक वर्ष में। इसमें दूसरा द्विवर्षीय फसल चक्र होता है, धान, चना, कपास, अलसी। उसी प्रकार से मक्का, आलू, गन्ना, ये भी आपकी 2 वर्षीय है, जिसमें फसल चक्र पहले मक्का लेंगे, फिर आलू लेंगे, फिर उसके बाद गन्ना लेंगे। इस तरीके से ये फसल चक्र होता है। आगे हम जानेंगे फसल उसके लाभ के बारे में, क्या फसल चक्र से क्या लाभ होता है, चाहे किसानों को हो चाहे आपके भूमि को हो। फसल चक्र के लाभ। फसल चक्र से निम्नलिखित लाभ होता है या है। तो फसल चक्र में सबसे पहला लाभ है फसलों की उपज में वृद्धि। क्या, उपज में वृद्धि। फसल चक्र अपनाने से क्या होता है, जो उत्पादन जो रहता है या यील्ड जो रहता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इससे आपके किसानों की उपज में वृद्धि होगा। दूसरी आपके लाभ होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अगर हम हेर फेर करके बोएंगे फसलों को तो निश्चित है भूमि की जो उर्वरा शक्ति, जिसमें पोषक तत्व रहता है, वह भूमि में बना रहता है। जैसे वायुमंडल में 78% नत्रजन होता है, नाइट्रोजन होता है, वह भूमि में जो दलहनी फसल जो रहता है उसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है वो क्या करता है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और भूमि में स्थानांतरित करता है। तो ये भूमि की उर्वरा शक्ति। तो उसी प्रकार से दलहनी फसल और अदलहनी फसलों को हेर फेर करके बो करके हम जो है क्या कर सकते हैं, उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि अदल बदल करके बोना चाहिए। आपको सिद्धांत में अलग से बताया जाएगा कि इनको और कैसे समझेंगे, क्योंकि अगर बार बार हम किसी एक फसल को उगाते रहते हैं तो उसमें उसी पोषक तत्व की ह्रास होते जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि उसमें उत्पादन कम मिलता है। इसीलिए अदल बदल की करना चाहिए। उसी प्रकार से तीसरा आपके लाभ होता है, वर्ष भर आमदनी होती है। वर्ष भर आमदनी का मतलब ये है
कि ये आपके फील्ड में खाली नहीं रहेगा, आपके क्षेत्र खाली नहीं रहेगा, और वर्ष भर अगर हम फसल लेंगे तो वर्ष भर हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलते रहता है, आमदनी मिलते रहता है, और जरूरत की सामान हमको जो है मिलते रहता है। तो वर्ष भर आमदनी मिलता है और लोगों को वर्ष भर रोजगार भी मिलता है। मतलब जो उस घर के जो कृषक जो परिवार है उनको वर्ष भर काम मिलता है और वर्ष भर पैसा मिलता रहता है। नहीं तो आप एक फसल लिए और उसके बाद खाली हो गए, तो उसके बाद 4 महीने आप काम किए, उसके बाद 8 महीने बैठ गए। तो ये वर्ष भर फसल चक्र लेने से आपके फील्ड में खाली नहीं होता है और रोटेशन चलते रहता है, तो आमदनी आपके मिलते रहता है। उसी प्रकार से चौथा है फसल उत्पादन में लागत कम आती है। इसलिए लागत कम आती है क्योंकि जो आपके उत्पादन है इसमें 3 फसलें आपको ले सकते हैं वर्ष में, तो आपकी जो है एक फसल को आपके लागत चला जाता है तो 2 फसल आपको मिल जाता है, तो उत्पादन आपकी क्या है, कम लगता है। तीसरा आपके अगला जो 5वां है, रोग कीटों के आक्रमण के से फसल बच जाती है, इसका प्रकोप बहुत कम होता है। अगर फसल चक्र अपनाएंगे तो जो कीट जो आक्रमण करने वाला रहता है उसको समय नहीं मिल पाता है, या हर कीट हर फसल में नहीं लगता, हर रोग उसमें नहीं लगता है, तो उसको हम बदल देंगे तो कीट और भोजन के अभाव में क्या हो जाता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से रोग भी दूर हो जाता है। उसी प्रकार से अगला लाभ है, खरपतवारों में कमी आती है। अगर भूमि खाली ही नहीं रहेगा, भूमि में वर्ष भर फसल रहता है, तो खरपतवार को इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा उगने के लिए, तो उसमें खरपतवार की कमी आती है। उसी प्रकार से मृदा व्यवस्था या मृदा के भौतिक गुणों में सुधार होता है। मृदा की कैसे भौतिक गुणों में, मृदा की जो संरचना होती है वो पोले पड़ते रहता है, खुदाई होते रहता है, तो मृदा क्षरण नहीं होता है। अगर वर्ष भर फसल रहता है तो ढके रहता है, तो ये कुछ भौतिक सुधार होता है। उसी प्रकार से इसमें CN नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में भी आपके बराबर जो है व्यवस्था मृदा की जो भौतिक गुण है उसमें बना रहता है। अगला जो लाभ है उसी कृषकों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। अगर कृषक घर में अपना फील्ड में जैसे फसल को हेर फेर करके बो रहा है, तो एक सीजन में अन्न उत्पादन, अनाज उत्पादन किया, जैसे दाल है और धान है, तो इससे अनाज उत्पादन हो गया। उसी प्रकार से अगर दूसरे सीजन में सब्जी लेता है तो उनके वर्ष भर का जो आपके पूर्ति आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, भोज्य पदार्थ, खाद्य की, वो आपको मिलते रहता है, ये लाभ है। उसी प्रकार से बाजार मांग की पूर्ति होती रहती है। बाजार में जो रोटेशन रहता है, जो सब्जी जो चलता है, अगर कृषक उत्पादन नहीं करेगा तो मांग पूर्ति होगा, क्या मूल्य बढ़ जाएगा। इसलिए बाजार अगर जो है रोटेशन में करते रहते हैं तो बाजार में जो क्या है, आवक जो रहता है वो बना रहता है। उसी प्रकार से जो बीज, खाद, सिंचाई, श्रम समुचित प्रयोग होता रहता है। जो किसान के पास जो बीज, खाद है, सिंचाई है, श्रम है, इसका सही तरीके से सदुपयोग वर्ष भर होते रहता है। ये आपके फसल चक्र का बेनिफिट है, लाभ है। अब जानेंगे हानियां। क्या इनके हानियां कौन कौन से है? तो लाभ तो बहुत सारे लाभ है, लेकिन हानियां क्या क्या होती है इनके बारे में जानेंगे। फसल चक्र अपनाने जैसे लाभ के साथ साथ कुछ न कुछ हानियां होती है। अगर भूमि में हम बार बार अधिक जो है फसलें उगा रहे हैं, लगातार उगा रहे हैं, तो उसमें जो उर्वरक शक्ति क्या होता है, नष्ट होता है। मतलब अधिक दोहन करने से उसके पोषक तत्व क्षीण होते जाता है। इसीलिए जो है कभी कभी परती छोड़ना चाहिए। 2 वर्ष के बाद कम से कम एक बार जो है खाली छोड़ देना चाहिए, ताकि भूमि रेस्ट ले सके। और या तो दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल, ऐसा कुछ व्यवस्था करते रहना चाहिए जिससे आपकी उर्वरक शक्ति बना रहे। तो इसलिए भूमि की अधिक दोहन होते रहता है। उसी प्रकार दूसरा जो है फसल चक्र से अधिक ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं रहता है तो इसके अभाव में जो है आप क्या है, फसल चक्र में प्रभाव पड़ता है और उसमें उत्पादन में कमी आने लगते हैं। उसी प्रकार से अगर फसल चक्र के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, उसमें ट्रैक्टर वगैरह, कुछ मशीनरी वगैरह, बीज, उन्नत बीजों की प्रयोग करते हैं, तो ये आपके जो है क्या रहता है, अधिक धन की संसाधन की आवश्यकता होती है, तो खर्च तो होगा ही। ये भी आपके बाजार में मांग की समुचित ज्ञान होनी चाहिए। अगर हमको बाजार और जो मांग है अगर उसका ज्ञान नहीं है तो आपके जो है फसल
उत्पाद चक्र में प्रभाव पड़ेगा, आपके उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक समय आता है टमाटर का मूल्य 5 रुपये हो जाता है, लेकिन एक समय 80 रुपये हो जाता है। तो अगर हम उस समय को जान ले, उसके बारे में फसल चक्र को जान ले, तो आपके जो है मूल्य कभी नहीं गिरेगा, मांग कभी नहीं गिरेगा। तो ये कुछ हानियां जो है जो इनके हैं। आगे हम जानेंगे फसल चक्र के सिद्धांत। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, फसल चक्र के जो सिद्धांत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फसल चक्र के सिद्धांत क्या क्या इनके सिद्धांत है, जिस सिद्धांत से फसल चक्र जो है अपनाया जाता है। तो पहला जो सिद्धांत होता है, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों को उगाना। क्या? दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों को उगाना। ये प्रथम जो है आपके प्रिंसिपल है या सिद्धांत है, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों को उगाना। अगर हम फसलों में दलहनी फसल के अगर हम उत्पादन उगा रहे हैं, तो दलहनी फसल में जो आपके राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, जो नाइट्रोजन निःसरीकरण करता है, वह आपके कम से कम 1 हेक्टेयर के लिए वर्ष कम से कम वो एक सीजन में आपकी क्या करता है, 40 केजी कम से कम नाइट्रोजन को स्थिरित करता है, जो आगे जो आपकी अदलहनी फसल है उसके लिए काम आता है। इसलिए दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल। उसी प्रकार से दूसरा, उथली जड़ वाली के बाद जो है गहरे जल वाली फसलों को उगाना। क्या? उथली जड़ के बाद गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना। उथली जड़ वाली और गहरी जड़ मतलब कि इसमें आपका दूसरा सिद्धांत है कि अगर हम उथली जड़ के बाद गहरी जड़ में लेंगे तो पानी, पोषक तत्व, खाद आदि को अवशोषित करने की जो क्षमता रहता है, तो हर क्षेत्र से उसका अवशोषण होगा और वाटर लेवल सही तरीके से बना रहेगा। नहीं तो पोर स्पोर रंध्र अवकाश में पानी और जो है चला जाएगा और जो है गैस का अभाव होने लगेगा, वायु का अभाव होने लगेगा, तो सही तरीके से नाइट्रिफिकेशन नहीं होगा। और तो इससे क्या होता है, भूमि का भौतिक दशा जो अच्छा बना रहता है, क्योंकि इसका खुदाई होते रहता है, भूमि आपके क्या होता है, पोली पड़ता है ना। इसलिए उतरी जड़ वाले के बाद गहरी जड़। आप तीसरा आपके जो है अधिक पानी चाहने वाले के बाद कम पानी चाहने वाले, क्योंकि फसलों के लिए जैसे आपकी वायु जरूरी है, उसी प्रकार से जल भी जरूरी है। बिना जल के जो है फसल उत्पादन आप नहीं कर सकते पौधे, इसलिए पानी आवश्यक है। तो जो फसल अधिक पानी चाहता है उसके बाद कम पानी चाहने वाले फसलों को ले सकते हैं। जैसे आपके फसल चक्र में अपनाया जाता जो है धान है, गेहूं अधिक पानी चाहता है, लेकिन वहीं पे आपके नहीं, धान और आपके धान और गन्ना अधिक पानी चाहने वाले हैं। वहीं पे आपके चना है, उनमें जो है कम पानी की जो है व्यवस्था लगता है, या आपके अलसी है, तिवड़ा है, इनको कम पानी की आवश्यकता पड़ता है, तो इस फसल को ले सकते हैं। उसी प्रकार से चौथा, अधिक खाद चाहने वाले या अधिक उर्वरक चाहने वाले के बाद कम उर्वरक चाहने वाले चौथा। पांचवा, अधिक कर्षण क्रिया के बाद कम कर्षण मतलब जुताई, अधिक कर्षण के बाद कम गहरी जुताई के बाद उथली जुताई वाली फसलों को उगाना चाहिए, या जुताई जो है करने वाली फसलों को, ताकि भूमि का जो है भौतिक दशा अच्छी से बना रहे और उर्वरक जो रहता है, उर्वरक शक्ति वो भी आपके ऊपरी भाग में समाहित रहे। इसलिए उसी प्रकार से
2-3 वर्ष के बाद, फसल चक्र के बाद 1 वर्ष क्या करना चाहिए, पत्ती छोड़ देना चाहिए ताकि आराम मिलना चाहिए और पोषक तत्व उसमें बना कर रहना चाहिए। उसी प्रकार से दूर दूर पंक्तियों के बोने के बाद जो है पास पास बोने वाली पंक्तियों में बोई जाए, ऐसे फसलों को लगाना चाहिए। उसी प्रकार से अगला जो है 8वां नंबर का जो है अधिक जो है जो फसल चक्र 2-3 वर्ष तक फसल चक्र लेने के बाद ऐसे जो है आपके हरी खाद की फसलों को भी डालना चाहिए ताकि आपके पूरे वर्ष भर क्या है रोटेशन बना रहे। उसी प्रकार अगला आपके साग सब्जी वाली फसलों को भी उसमें समाहित करना चाहिए। उसी प्रकार अगला जो है 10वां है आपके तिलहनी फसलों को आपको लेनी चाहिए ताकि आपके तिलहनी की जो आपूर्ति है वो पूरा हो जाए। उसी प्रकार से बीमारी तो कोई एक ही प्रकार की बीमारी अगर प्रभावित करता है तो उस फसलों को लगातार उस खेत में नहीं लेना चाहिए, तो दूसरे फसल को उगा देना चाहिए ताकि रोग न लग सके, रोगों का जो प्रभाव है फैलाव है रुक सके। उसी प्रकार से 12वां नंबर का आपके है फसल चक्र है, फसलों के हेरफेर से खरपतवार कम हो जाते हैं। और इस प्रकार से आपके ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को किताब से देख करके अच्छे तरीके से और पढ़ लेना, और न समझ में आए तो पूछ सकते हैं डिटेल से। इसके बाद आगे हम फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे, फसल चक्र के कुछ उदाहरण के बारे में जानेंगे। तो ये अब समाप्त। थैंक यू।